हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। आगे बढ़ने से पहले रिकैप, वो दूरदृष्टि एडविन हबल की थी जिससे हमें पता लगा कि आकाशगंगा अकेली गैलेक्सी नहीं है बल्कि इनका कुनबा बहुत बड़ा है और कुनबे में कुछ तो घोटाला चल रहा है क्योंकि सभी लोग यानी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही थी। फिर आए फ्रिट्जविकी जिन्होंने ये बताया कि एक ही गैलेक्सी के मास को दो अलग अलग तरीकों से निकालने पर उसमें बहुत बड़ा अंतर है और ये जो अंतर है हाँ यही तो है डार्क मैटर। फिर वेरा रूबन ने ये बताया कि गैलेक्सीज का बाहरी हिस्सा अंदर के मुकाबले बहुत तेज रफ्तार से घूम रहा है जो कि फिजिक्स के नियम के बिल्कुल उलट है। ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ तो गड़बड़ है। इन सारी चीजों से दुनिया को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के होने के पक्के सबूत मिल गए थे। अब यहाँ पर एक बात मैं ऐड कर दूं, पहली गैलेक्सीज की अजीबोगरीब नौटंकी यानी विचित्र तरीके से घूमने के पीछे हाथ मुंह पैर जो भी आप समझो सब कुछ डार्क मैटर का ही था, लेकिन गैलेक्सीज का एक दूसरे से बढ़ती हुई रफ्तार से दूर जाने का कारण डार्क एनर्जी था। तो जी ये थे पिछली वीडियो के ज्ञान के घोंसले से निकले हुए दो अंडे। बोले तो रिकैप हुआ खत्म, अब बढ़ते हैं आगे। लेकिन अभी भी किसी को अगर किंचित मात्र भी शंका बची हो तो भाई साहब सादर विनती है कि पहले दो भाग दोबारा देखिए, ये वाला पार्ट आपको उसके बाद ही समझ में आएगा। देखो वैज्ञानिकों के पास थी तीन समस्या, पहला डार्क मैटर है या नहीं, दूसरा डार्क मैटर कितना है, तीसरा डार्क मैटर है क्या। अब इन तीनों में से वैज्ञानिकों ने पहले को तो निपटा दिया। सबको यकीन हो चुका था कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमारे आसपास ही मौजूद है। अब बचे दो सवालों में से वैज्ञानिकों के निशाने पर आ चुका था कि डार्क मैटर कितना है, जिसके लिए उन्होंने सहारा लिया ग्रेविटेशनल लेंसिंग का। घबराओ मत, मक्खन सा समझ में आएगा। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, नाउ वी आर इनटू सम सीरियस बिजनेस। वैज्ञानिकों के दिमाग में एक ख्याल आया कि हमारा दिमाग चीजों को कैसे देखता है, क्या हमारी आंखें लाइट को बेंड होते हुए देख सकती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अब कमेंट में ज्ञान की टंकी मत खोलना, कभी कमेंट में लिखने लग जाओ सर लेजर लाइट का क्या, रिफ्रैक्शन का क्या, लाइट को तो बेंड होते हुए देख सकते हैं। भैया मैं व्हाइट लाइट की बात कर रहा हूँ और मानता हूँ कि आपने किताब बहुत अच्छे से पढ़ी है, पर थोड़ी बहुत हमारी भी सुन लो। इस समय जो भी चीजें हम अपने आसपास देख रहे हैं उन सभी से रोशनी टकराकर हमारी आंखों पर आने की वजह से ही वो हमें दिखाई दे रही हैं। पर हमें ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा कि लाइट कब और कहां और कितनी बैंड हो रही है, इससे पहले कि दिमाग में और खिचड़ी पक जाए। उदाहरण देख लो, मान लो इस बक्से से रोशनी टकराकर सीधी दिशा में जा रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर रास्ते में एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दे तो क्या होगा? इसमें कौन सी बड़ी बात है, होना क्या है, बॉक्स से रोशनी टकराने के बाद कॉन्वेक्स लेंस से होती हुई बैंड हो जाएगी और अभी भी हमें बॉक्स दिखाई देगा। लेकिन क्या आपने गौर किया, कॉन्वेक्स लेंस में तो चीजें बड़ी दिखाई देती हैं। हाँ जी बिल्कुल दिखाई देती हैं। और यदि हम इसी लाइट के पाथ को पीछे ट्रेस करें तो हमें ये बॉक्स पहले से बड़ा दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि हमारी आंखें रोशनी को मुड़ते हुए नहीं देख सकती, तो हमारा दिमाग फटाफट एक नई इमेज बना देता है जो उतनी ही बड़ी होगी जितनी ज्यादा लाइट बेंड होगी। अगर एक पल के लिए मान ले कि हमारी आंखें रोशनी को मुड़ते हुए देख पाती तो ये बॉक्स हमें अपने ओरिजिनल साइज में ही दिखता। अब इस इफेक्ट को हम लेंसिंग बोलते हैं। लेकिन इन सब बातों का डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से क्या लेना देना है? यहाँ बैठकर हम बायोलॉजी के छिलके क्यों उधेड़ रहे हैं? बिल्कुल है, यहीं से है। जो भी आगे होगा वो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर होगा। अब फिजिक्स के फूफा ने हमें रिलेटिविटी नाम का एक हथियार पकड़ा दिया जिसे हमने कहां और कब कब चलाया है ये मैं पहले ही रिलेटिविटी सीरीज में बता चुका हूं। तो वहां से हमें यह पता लगा कि स्पेस टाइम फैब्रिक में कर्व मास की वजह से पैदा होता है जिसे हम ग्रेविटी भी बोलते हैं। और अगर स्पेस फैब्रिक में कर्व आया तो लाइट उस कर्व पे बढ़ते हुए बेंड होगी और क्योंकि ये बेंडिंग ग्रेविटी की वजह से हो रही है तो इसे हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहेंगे। अब अगर यह पता चल जाए कि लाइट कितनी बेंड हो रही है तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि स्पेस में कितना बड़ा कर्व है, क्योंकि जितनी ज्यादा लाइट बेंड होगी उतना ही बड़ा कर्व होगा और जितना बड़ा कर्व होगा उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी होगी और जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही ज्यादा मास होगा। तो ग्रेविटी को लेंस की तरह इस्तेमाल करने के लिए अपने वैज्ञानिकों को चाहिए थी तीन चीजें, पहला लाइट सोर्स, दूसरा लेंस और तीसरा ऑब्जर्वर। एक सोर्स कुछ भी हो सकता था, कोई स्टार, गैलेक्सी या ग्रुप ऑफ गैलेक्सी भी चलेगा। ठीक इसी तरह से ही लेंस भी एक स्टार, गैलेक्सी या गैलेक्सीज का झुंड हो सकता था और यहाँ पर ऑब्जर्वर थे अपने वैज्ञानिक। सब कुछ इतना आसान कैसे हो सकता है? दाल
दाल में कुछ तो काला जरूर है। आपका शक बिल्कुल ठीक है। मैंने इस दाल की सारी काली चीजों को छुपा दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। उदाहरण के लिए स्ट्रॉन्ग लेंसिंग, वीक लेंसिंग और माइक्रो लेंसिंग के साथ साथ आइंस्टाइन रिंग के बारे में भी मैंने आपको नहीं बताया। इनमें से आइंस्टाइन रिंग के बारे में तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और बाकी के बारे में जानने के लिए गुगली बाबा का नाम जपना और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। वैसे भी मेरे शॉर्ट्स में पूछे गए सारे सवालों का जवाब वहीं से तो आता है। इस काम में तो आप एक्सपर्ट हो। तो अब जरा समझ लो आइंस्टाइन रिंग क्या चीज है। अगर सोर्स, लेंस और ऑब्जर्वर एक ही सीधी दिशा में हो तो एक बड़ी ही कमाल की चीज दिखती है जिसे हम बोलते हैं आइंस्टाइन रिंग। वैज्ञानिकों ने पहला आइंस्टाइन रिंग 1998 में हबल टेलीस्कोप से देखा था। पर इसका डार्क मैटर से क्या लेना देना? लेना देना भाई साहब, जिसके नाम पर यह रिंग रखा गया है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। अब सुन लो इस रिंग में ऐसा क्या खास था। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गैलेक्सी छोटी और ये गैलेक्सी बड़ी है। अब कमाल की बात यह है कि एक छोटी गैलेक्सी के सामने बड़ी गैलेक्सी होते हुए भी छोटी गैलेक्सी का साफ साफ बड़ा होकर दिखाई देना ग्रेविटेशनल लेंसिंग को साबित करता है। और ग्रेविटेशनल लेंसिंग की भविष्यवाणी महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके प्रूव होने से 80 साल पहले ही कर दी थी। बंदे में दम था। इसी के बाद से ग्रेविटेशनल लेंसिंग पर मोहर लग गई। अब पता लगाते हैं डार्क मैटर का। अब ये ना तो कोई लाइट देता है, ना लाइट लेता है, और ना ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करता है। पता नहीं काहे का घमंड है इसे, लेकिन ये एक काम करता है, ये स्पेस फैब्रिक को कर्व करता है। और अगर कर्व है तो लाइट अपने आप ही बेंड हो जाएगी। आप इसे ऐसे समझो, किसी गैलेक्सी से आती हुई लाइट जब डार्क मैटर के द्वारा पैदा किए गए स्पेस फैब्रिक कर्व से होकर गुजरती है तो लाइट बेंड होगी। अब जितनी ज्यादा लाइट बेंड हुई उतना ही ज्यादा डार्क मैटर वहां पर मौजूद होगा। अब आपके दिमाग में आएगा एक सवाल, आना भी चाहिए। अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो सवाल तो जरूर आएगा। वो सब तो ठीक है, पर यह कैसे पता चला कि ये डार्क मैटर ही है? कुछ और भी तो हो सकता है। क्या पता एक ब्लैक होल हो, वो भी तो काला होता है। हाँ जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है और जायज भी है। अब देखो, ब्लैक होल तो लाइट के साथ इंटरेक्ट करता है, वो लाइट को अंदर भी खींच सकता है। वैसे खींचता ही है, वो कहाँ लाइट देता है। हॉकिंस रेडिएशन के अलावा रेयर ओकेजन पे ही ब्लैक होल से कोई चीज बाहर आ सकती है। अब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, वो बहुत लंबी कहानी है। अब ब्लैक होल के अलावा बाकी चीजें या तो रोशनी देती हैं या रोशनी का रास्ता रोकेंगी। इसके अलावा घंटा कुछ नहीं आता उन्हें। अब क्योंकि डार्क मैटर ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ से ये तो साबित हो गया कि लाइट की ये बेंडिंग डार्क मैटर की वजह से ही हो रही थी। अब वैज्ञानिकों ने अलग अलग ग्रेविटेशनल लेंसिंग की मदद से खींची गई तस्वीरों से ये पता किया कि डार्क मैटर हमारी गैलेक्सीज में कितनी मात्रा में मौजूद है। ऐसे पता लगा डार्क मैटर का परसेंटेज। और पेन, पेपर और सुपर कंप्यूटर के जुगाड़ तुगाड़ लगाने के बाद जो वैल्यू हमारे सामने आई, उससे हमें यह पता लगा कि हमारी गैलेक्सीज का अधिकतम हिस्सा तो डार्क मैटर से ही बना हुआ है, और गैलेक्सीज का वो छोटा सा हिस्सा जो हमें दिखाई दे रहा है वो उसी डार्क मैटर की ग्रेविटी की मदद से बंधा हुआ है। इसीलिए किसी गैलेक्सी का बाहरी हिस्सा अंदर के मुकाबले तेज रफ्तार पे घूमते हुए भी छिटक कर बिखर नहीं रहा था। अपनी खोज को आगे बढ़ाने के लिए अब विज्ञान के हाथ सारे सबूत लग चुके थे, और अब बारी थी उस चीज का पता करने की जिस चीज से मिलकर डार्क मैटर बना था। और शुरू होती है खोजबीन। पर कैसे? उस लैब में क्या हुआ जो जमीन से 740 मीटर नीचे बनाई गई थी? कौन सी चीज हाथ लगी थी वहां पर? और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर डार्क मैटर को कैसे पकड़ सकता है? आप सभी ने मार्वल मूवीज में वाइब्रेनियम मेटल का नाम तो जरूर सुना होगा। बस समझ लो, इससे मिलते जुलते एक मेटल की एंट्री होने वाली है। सपना देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।